नमस्कार साथियों, देखिए हम भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। पिछले वीडियो में हमने देखा 1800 क्रांति के स्वरूप और उनके कारणों में हमने राजनीतिक कारणों की बात की। आज हम बाकी अन्य कारणों की बात करेंगे, जिनमें धार्मिक सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, आपके सैनिक कारण हैं और बाद में उसका तात्कालिक कारण। इन सब की बात करेंगे। साथियों, 1857 क्रांति के आपको अनेक वीडियो मिल जाएंगे, दुनिया भर के वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, लेकिन मेरी कोशिश है कि सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से और कारण के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ में एनसीईआरटी के मुख्य तथ्य भी शामिल कर रहा हूं। ग्रेड सेकंड की परीक्षा के लिए रामबाण है। 1857 क्रांति में से आपकी एक प्रश्न आएगा, जो मुझे पूरा विश्वास है कि यहीं से आएगा। ठीक है, बाकी अन्य यदि आप जो ग्रेड फर्स्ट रीड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको 1857 की क्रांति पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, तो आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद में आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, किसी भी पुस्तक से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करना, 1857 की क्रांति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालना, देखना आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। आप खुद ये चीज़ मानेंगे कि कितने महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको कोई भी पुस्तक खंगालने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य भर्ती परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण क्लास है। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाइए और उनको आराम से लिखते हुए चलिए। मेरी कोशिश है कि समझा कर, जैसे अपन सामाजिक धार्मिक कारण पढ़ेंगे, इस कारण को समझा कर और इससे संबंधित फैक्ट यहीं बताऊं, ताकि चीज़ें कनेक्ट हो सकें और आपकी याद हो जाए। ठीक है साथियों, चलिए आज का है हमारा धार्मिक एवं सामाजिक कारण। 1857 की क्रांति के कई कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण, उसमें हमने चर्चा की राजनीतिक कारणों की। अब है धार्मिक और सामाजिक कारण। सबसे पहले है धार्मिक। इसमें धार्मिक कारण की यदि हम बात करें और इधर बात करेंगे सामाजिक। सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें। धार्मिक, देखो शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो उसका उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना, लाभ कमाना, उसका उद्देश्य यही है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित कर लिया भारत में, उसके बाद में जब उसने पैर जमा लिए, उसके बाद में 1813 में वह एक चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को ये छूट देती है कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आ सकते हैं। और देखते हैं कि ईसाई मिशनरियां, दुनिया भर की ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथियों, 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आर.डी. मैंगल्स। क्या नाम है? आर.डी. मैंगल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष हैं आर.डी. मैंगल्स। जब मैं क्रांति की घटनाएं पढ़ाऊंगा उस समय आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा, तब देखना आप। अभी तो आप केवल इतना सुने, आर.डी. मैंगल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष हैं। कब? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय। उनका एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, उससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितना जोर दिया होगा। भारत के जो अन्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध जो भी हैं, उनको कितना परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया होगा, आपके इनके एक स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमको भारतीय साम्राज्य ईसाई धर्म की पताका फहराने के लिए सौंपा है। कौन कह रहे हैं? आर.डी. मैंगल्स। ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें भारतीय साम्राज्य दिया ही इसलिए है ताकि हम ईसाई धर्म की पताका फहरा सकें। तो आप समझ सकते हैं कि धर्म के लिए इन्होंने कितना जोर दिया होगा। तो कारण समझ में आया। जब ये अपने धर्म पर जोर दे रहे हैं तो लोगों के अपने धर्म पर क्या दिखा? संकट दिखा, कष्ट दिखा, लोगों ने विरोध किया। लेकिन अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, ये तो समझ आधारित बात है कि धर्म पर प्रचार प्रसार किया उन्होंने, ईसाई मिशनरियां भारत आई और उन्होंने ईसाई धर्म पर जोर दिया। ठीक है, अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई, धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई? सबसे पहला प्रश्न तो उसमें सबसे पहला है 1813 चार्टर एक्ट। इसको आप नोट कर लें। 1813 चार्टर एक्ट, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी, धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जब ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तित करवा रही हैं तो उनके सामने एक समस्या आ रही है साथियों।
समस्या ये है कि हमारे यहाँ पहले जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित करता था उसको पैतृक संपत्ति से अलग कर दिया जाता था, पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, यानी कि उसको पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था जो व्यक्ति अन्य धर्म में चला जाता था उसको। तो ईसाई मिशनरियों के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक कानून लेकर आई जिसको बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता कानून या जातीय अयोग्यता कानून या लेक्स कोकी कानून। और यह कानून लेके आई 1850 में, जिसकी धारा 21 के तहत जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित करता है उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण 1850 धार्मिक निर्योग्यता कानून, धार्मिक निर्योग्यता कानून या लेक्स कोकी कानून। देखिए, धार्मिक निर्योग्यता कानून या लेक्स कोकी कानून डलहौजी के समय कब आया? 1850 में। तो धार्मिक कारणों से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, अच्छे से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको चीजें समझाते हुए फैक्ट लेते हुए चलेंगे अपन, आपको और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं, मेरा उद्देश्य यह है कि आप कहीं से भी पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ें, साथ के साथ पढ़ें। धार्मिक कारण पढ़ रहे हैं तो इसके तथ्य भी याद कर रहे हैं और धार्मिक कारण भी, सामाजिक कारण, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से। देखिए, ये हो गया आपका धार्मिक कारण, ठीक है। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण की बात करेंगे। सामाजिक कारण, समाज में कितना भेदभाव है। गोरे लोग अपने आप को दुनिया की श्रेष्ठ जाति बताते हैं, अपनी नस्ल को, अपने वंश को, अपने रंग को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, भेदभाव कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थल है, रेलवे है, रेलवे की प्रथम श्रेणी में यही यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, भेदभाव कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, इनके साथ एक तो भेदभाव। दूसरा, चाहे सामाजिक सुधारों के लिए किया हो, चाहे भारतीय बुद्धिजीवियों के प्रोत्साहन से किया हो, जो समाज में जो परिवर्तन कर रहे हैं उनका रूढ़िवादी लोगों ने, भारतीय समाज में जो रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने विरोध किया। जैसे सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 में, उसमें राजा राम मोहन राय जैसों ने कहा था, और उनके बाद विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने उसका विरोध किया, उनको लगा कि ये लोग हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, शायद हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। इसी प्रकार विधवा विवाह के लिए, विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए कानून लेकर आए, उसका भी रूढ़िवादियों ने विरोध किया। तो ये सामाजिक कारण और ये धार्मिक कारण। अब इसमें सामाजिक कारण में आपको दो महत्वपूर्ण फैक्ट, एक तो है 1829 सती प्रथा उन्मूलन कानून, 1829 सती प्रथा उन्मूलन कानून, और 1856 विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। ये दो कानून आपको याद करने हैं सामाजिक में, सती प्रथा उन्मूलन और 1856 विधवा पुनर्विवाह। कारण क्या दिया तो आपको बता दिया, सामाजिक भेदभाव है, अपनी ही जाति को, अपनी नस्ल को श्रेष्ठ मानते हैं। समाज में जो परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे के लिए हो, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी रूढ़िवादियों ने विरोध किया, लोगों में आक्रोश था इन चीज़ों को लेकर कि शायद वो हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? 1829 सती प्रथा उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक, और 1856 विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। इसमें दो चीज़ें हैं। 1856 विधवा पुनर्विवाह विधेयक तो आया था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी लेके आया विधवा पुनर्विवाह विधेयक लेकर, कौन आया? डलहौजी। लेकिन ये अधिनियम पारित हुआ कैनिंग के समय, तो कानून कब बना? कैनिंग के समय, ये आपको ध्यान रखना है। 1856 कब? कैनिंग, कैनिंग के समय, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको आप नोट कर लें, ठीक है साथियों। ये धार्मिक और सामाजिक कारण थे, उम्मीद है आपको समझ में आए, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आर्थिक कारणों की। किसकी बात करेंगे? आर्थिक कारणों की। देखिए, देखिए आर्थिक कारण, 18 शताब्दी के कारणों की बात करें, इसमें अगला कारण है अपना आर्थिक कारण। देखिए, यदि हम
अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों का मूल आधार क्या है? अंग्रेजों का मूल आधार है आर्थिक शोषण। उनको पैसा कमाना है और उसके लिए चाहे कितना भी शोषण हो भारतीय समाज का, भारतीय उद्योग धंधों के कितने भी नष्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनका आर्थिक शोषण करना है। यही बात है कि आधुनिक इतिहासकार विपिन चंद्र 1857 क्रांति का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक कारण मानते हैं। विपिन चंद्र, उनकी पुस्तक भी आती है आधुनिक भारत, उसमें इनका महत्वपूर्ण कारण मानते हैं आर्थिक कारण, क्रांति का प्रमुख कारण। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अंग्रेजों की ऐसी नीतियां जो भारतीय परंपरागत ढांचे को ही नष्ट करी है, भारत का जो आर्थिक परंपरागत ढांचा है उसको नष्ट कर रहा है। लोगों में भूखमरी, अकाल, दुनिया भर की मतलब गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। किसके लिए? आर्थिक शोषण की वजह से। भारतीय उद्योग धंधों का किस प्रकार पतन हुआ, जो हस्तकरघा जो उद्योग धंधे हैं, जो हस्तशिल्प कला है, उसका किस प्रकार विनाश हुआ है, यह आप लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कथन से समझ सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसका एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि जब मैं भारत पहुंचा तो मैंने देखा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में बिखरी हुई है। विलियम बेंटिंक कह रहे हैं कि जब मैं भारत पहुंचा तो मैंने पाया कि भारतीय बुनकर जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, दस्तकार हैं, उनकी हड्डियां मैदानों में बिखरी हुई है। इसका मतलब क्या है कि बुनकरों की हालत, भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग धंधों से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो हाथ का काम करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, उनका काम धंधा बिल्कुल नष्ट हो चुका है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहता है। आपको पता है कि ब्रिटिश नीतियां ही ऐसी थी, जो यहां से तैयार माल है, यदि उसको आप बाहर भेजेंगे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है। लेकिन यहाँ का जो कच्चा माल है उसको वो ले रहे हैं, उस पर कम टैक्स है और वो आराम से जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश अंग्रेजों में जो माल तैयार हो रहा है और यहाँ आ रहा है, उस पर कम टैक्स है। और दूसरी बात, वहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, दुनिया भर का उत्पादन हो रहा है, वो चीज़ें सस्ती हैं, फैक्ट्रियों से बनकर आ रही हैं, तो भारतीय माल उनके मुकाबले कहाँ टिकेगा? उनकी नीतियाँ ही ऐसी है, सत्ता उनके पास है, तो नीतियाँ अपने हिसाब से लगाएंगे, तो आर्थिक शोषण हो रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स का एक कथन है कि वह अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने भारतीय हथकरघा, भारतीय करघा उद्योग को नष्ट कर दिया। आप विलियम बेंटिंक और कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि करघा, जो हस्तशिल्प, जो परंपरागत ढांचा है भारत का, उसको किस प्रकार नष्ट किया गया। कार्ल मार्क्स कहता है कि वह अंग्रेज घुसपैठिया ही है जिसने भारतीय करघा को विनाश कर दिया, भारतीय करघा को नष्ट कर दिया। और विलियम बेंटिंक कहता है कि जब मैं भारत पहुंचा तो मैंने पाया कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में बिखरी हुई है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि ब्रिटिश जो नीतियां हैं, जो भू राजस्व प्रणाली है, जैसे आप स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, ठीक है, उसके अलावा महलवाड़ी व्यवस्था, मैकेंजी है और बर्ड है, मार्टिन बर्ड और मैकेंजी। ठीक उसी प्रकार जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मुनरो है और रीड है। ठीक है, उनको याद कर सकते हैं, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये लिखवा रहा हूँ, इनाम आयोग या इमाम आयोग। इनाम आयोग 1852। कौन? डलहौजी। ये क्या है? डलहौजी ने एक इनाम आयोग का गठन किया या इमाम आयोग का गठन किया 1852 में। इसका काम था जमींदारों की जांच करना। किसकी जांच? जमींदारों की जांच करना। और इसकी आयोग के बाद, इसकी सिफारिश के बाद 1854 में डलहौजी ने 20,000 जमींदारों की जमीन जब्त कर दी। इसलिए वो जमींदार भी नाराज थे, वो वर्ग भी नाराज था जिन्होंने क्रांति में भाग लिया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारणों में से है। जमींदारी जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया? इनाम आयोग। कब किया? 1852 डलहौजी ने। इसने सिफारिश दी तो 1854 में 20,000 जमींदारों की जमीन जब्त कर दी। उनमें भी आक्रोश था। तो ये आर्थिक कारण था, ये एक मूल आधार उनका यही है, आर्थिक शोषण। तो ये भी क्रांति का प्रमुख कारण था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सैनिक कारण की। किसकी बात करेंगे? सैनिक कारण। देखिए, अगला कारण है अपना सैनिक कारण। ठीक है, हमने देखा राजनीतिक कारण, धार्मिक सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और एक है महत्वपूर्ण कारण सैनिक कारण। प्रमुख कारण, आदमी तात्कालिक कारण भी सैनिक असंतोष ही बनेगा।
चाहे वो चर्बी के कारतूस हो, चाहे कोई अन्य कारण हो, कारण तो यही बनेगा सैनिकों का असंतोष, प्रमुख कारणों में से। और यहाँ तक कि इसीलिए इसको सैनिक विद्रोह, जितने भी ब्रिटिश लेखक हुए, अंग्रेजी इतिहासकार हुए, उन्होंने सैनिक विद्रोह, सिपोही म्यूटिनी का नाम दिया है 1857 की क्रांति को। कहा यह जाता है सैनिक विद्रोह था। तो आप समझ सकते हैं इस कारण का महत्व, तो आप समझ सकते हैं इसका सैनिक कारण। इसको सैनिक विद्रोह कहा है ब्रिटिश लेखकों ने। इसमें यह है जो भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, इसमें भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात है 5:1 क्रांति से पहले। बाद में तो पलट दिया था उन्होंने, 3:1 और बंगाल में 2:1 कर दिया था, लेकिन क्रांति के समय उससे पहले 5:1 है। यानी कि 1 है अंग्रेज सैनिक और 5 हैं भारतीय सैनिक। 5 है भारतीय सैनिक, 1 है अंग्रेज सैनिक। जहां पर 5 भारतीय सैनिक है वहां पर 1 अंग्रेज सैनिक है। यह अनुपात था, ठीक है। लेकिन भारतीयों के साथ जाति सूचक शब्द बोलना, इनका शोषण करना, इनकी और इनके वेतन में बहुत दिन रात का अंतर, भेदभाव करना। ऊंचे पदों पर यही थे, अंग्रेज ही थे। इनको बिल्कुल निम्न पदों पर रखा जाता, बहुत कम सूबेदार तक, बहुत कम, यानी कि बहुत पदोन्नति बिल्कुल नहीं थी। और इनकी थी, इनके और इनके साथ दिन रात का भेदभाव था, इसलिए सैनिकों में असंतोष है, पहली बात। दूसरी बात, एक अवध का विलय हो चुका है, आपको पता है, अवध विलय। डलहौजी ने अवध का विलय किया, किस आधार पे? कुशासन का आरोप लगाकर। आपने राजनीतिक कारणों में पढ़ा था हमने कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध विलय कहा। और आप जानते हैं अवध के सैनिक दुनिया भर बड़े पड़े हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज्यादा अवध के सैनिक हैं। अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। जब अवध का विलय किया तो कहीं ना कहीं इनकी सहानुभूति अवध के प्रति थी कि हमारे राज्य को भी इन्होंने मिला दिया, तो इन सैनिकों का भी असंतोष था, ठीक है, अवध विलय। तीसरी बात, कुछ ऐसे अधिनियम, कुछ ऐसे नियम लाए गए जिनसे इन सैनिकों में असंतोष आया। जैसे 1854, यहां पर लिख लीजिएगा, डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम 1854। डलहौजी के द्वारा डाकघर अधिनियम लाया गया 1854। यानी कि भारतीय सैनिकों को जो डाक सेवा मिली हुई थी निःशुल्क, यानी कि भारतीय सैनिकों के लिए डाक सेवा निःशुल्क थी, लेकिन डलहौजी ने डाकघर अधिनियम 1854 लाकर भारतीय सैनिकों को मिलने वाली जो डाक सेवा, निःशुल्क डाक सेवा है, उसका अंत कर दिया। यानी कि अब उसके लिए शुल्क का प्रावधान कर दिया, चाहे वो स्टाम्प वगैरह, टिकट वगैरह जो भी लगानी है वो लगाएंगे। इनकी डाकघर अधिनियम के माध्यम से भारतीय सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सेवा का अंत कर दिया। तो भारतीय सैनिकों में विद्रोह था, एक ये बात। एक है भारतीय सेना अधिनियम या सेना भर्ती अधिनियम 1856। 3 बातें ध्यान रखना। सेना भर्ती अधिनियम 1856, सेना भर्ती अधिनियम 1856। इसमें क्या है, केनिंग ये नियम लेके आया, सेना भर्ती अधिनियम। इसके माध्यम से भारतीय सैनिकों को सेवा के लिए कहीं भी जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी, यहां तक कि विदेश में भी भेजा जा सकता है। और उस समय भारतीय समाज में ये धारणा प्रचलित थी, यानी कि जो समुद्र पार यात्रा को धर्म विरुद्ध माना जाता था, यहां तक कि जातीय बहिष्कृत कर दिया जाता था, धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था। विदेशों में यात्रा को पाप माना गया है भारतीय से उस समय। तो जब सैनिकों को लगा कि हमें कहीं भी भेजा जा सकता है, इसका मतलब हमारे धर्म पर प्रहार करें, सीधा सीधा। किस पर प्रहार है? धर्म पर प्रहार है। तो सेना भर्ती अधिनियम कौन लाया? केनिंग। डाकघर अधिनियम कौन लाया? डलहौजी। अवध का विलय तो आपको पता ही है। तो ये सैनिक कारणों में, यानी कि 1857 की क्रांति में प्रमुख कारण है सैनिक असंतोष, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जो अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना का अनुपात कितना है? 5:1, ठीक है। सैनिकों के साथ भेदभाव है, वेतन में देख लो, चाहे किसी भी प्रकार से देख लो, भेदभाव है, जाति सूचक शब्द से संबोधित किया जाता है। अवध का विलय, जिससे अवध के सैनिकों में क्या था? असंतोष था। डाकघर अधिनियम 1854, भारतीयों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सेवा का अंत कर दिया। सेना भर्ती अधिनियम, अब सेना की में जितने भी सैनिक है भारतीय, उनको सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। तो ये कुल मिलाकर जो सैनिक कारण थे
ये इसके प्रमुख कारण, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों। इसके बाद में है तात्कालिक कारण, कि क्या है तात्कालिक कारण और प्रमुख घटनाएं। ठीक है, तात्कालिक कारण और प्रमुख घटनाओं को अपन देखेंगे अगली वीडियो में बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, तो आप जो भी चीजें हैं उनको नोट करते चलें, आराम से पढ़ते चलें। अपने अगले वीडियो में तात्कालिक कारण और प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी चीज़ें याद हुई होंगी। आप इसे याद करें, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। किसी भी एग्जाम में आप बैठना, क्रांति से संबंधित प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।